हेलो एवरीवन। आज फिर हम अपनी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 5 को और स्टडी करने वाले हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं, देख चुके हैं, जिसमें हमने जो चैप्टर की स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दी है उसको रीड किया था। ये काफ़ी मीनिंगफुल स्टोरी है। लाइक जो एक एम्पायर होता है, जिसमें जो एम्परर होता है वो जो फंक्शन करता है, वो सारे इसके थ्रू उन्होंने स्टोरी की फॉर्म में बुक में समझाए गए हैं। हमने रैम्पार्ट्स और ड्रॉबरीज ये सब के बारे में कल पढ़ा था। सोल्जर्स, आर्मी, ये सब कल हम ट्रिब्यूटरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कल। आज हम बात करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ये पार्ट हम कल कर चुके थे, एम्पायर भी कर चुके थे, फीचर्स ऑफ एम्पायर भी हमने कल किया था। ये सब हम कल कर चुके हैं। हाँ, आज हम अपने चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स। देखो, कोई भी एम्पायर होता है, कोई भी जब एम्पायर होता है, जो उसमें सबसे बड़ा रोल उसको बिल्ड करने में किसका होता है? आर्मी का होता है। जैसे हमने बात की थी, जो किंगडम होते हैं और जो वीक किंगडम होते हैं, उनको जो स्ट्रॉन्गर किंगडम है वो अपनी आर्मी से यानी वारफेयर के थ्रू, बैटल्स के थ्रू उनको अपने किंगडम में मिला लेते हैं और एम्पायर को फॉर्म करते हैं। इसलिए कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन स्पेशली इन डिस्टेंस लैंड इज नॉट एज सिंपल एज इट माइट सीम। यानी दूर दराज के एरियाज में मिलिट्री कैंपेन करना, मतलब मिलिट्री को मैनेज करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली इन डिस्टेंस। अभी जैसे दूर दराज के एरियाज में मिलिट्री कैंपेन्स को रन करना, कंडक्ट करना बहुत ही टफ होता है। ये एक सिंपल काम नहीं है और आर्मी को मेंटेन करना भी काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर जो सोल्जर रखेंगे उन्हें अच्छा खाना भी खिलाना पड़ेगा, क्लोथिंग भी करवानी पड़ेगी, लाइक क्लोथ भी अरेंज करने पड़ेंगे, इक्विप्ड विद वेपन्स। अगर आर्मी है, अगर हमने उसको कोई वेपन्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, कर रहे हैं, तो भी वो यूजलेस है। इसलिए उनके लिए वेपन्स भी चाहिए और उनको पेड यानी सैलरी भी देनी पड़ती है। साथ साथ एलिफेंट, हॉर्सेस, इन सबको भी ट्रेन करना होता है। फिर आर्मी जो रास्ता यूज करेगी, लाइक दूसरे किंगडम तक जाने के लिए, उनके लिए रोड बिल्ड करने का काम, अगर वो सी रूट से जाना है तो शिप वगैरह बिल्ड करने का काम, ये सब भी करना पड़ता है। तो आप सोचो, इतना ज़्यादा काम करने के लिए, लाइक इतने सारे अरेंजमेंट के लिए आपको मनी तो चाहिए। मनी कहाँ से आएगी? वो हमेशा आती है, हमने देखा, मनी आती है ट्रेड के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? जब हम ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड की, इसलिए जो ट्रेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है किसी भी किंगडम को बनाने के लिए, किसी भी किंगडम का एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेड रूट्स के बारे में। लाइक we can now understand that economic activity, especially production and trade, like production agriculture है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाला काम, लाइक फैक्ट्री, माइंस एंड एग्रीकल्चर, और इन सब का फिर ट्रेड करना, मतलब सेल परचेज में इन्वॉल्वमेंट होना, ये की एलिमेंट है किसी भी एम्पायर के वेलफेयर और उसकी क्वालिटी ऑफ, उसके जो पीपल हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो जो एस्टेब्लिश एंड कंट्रोलिंग रूट्स ऑल ओवर द एम्पायर टेरिटरी एंड बियॉन्ड इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसीलिए किसी भी रूलर्स का ट्रेड रूट बिल्ड करना और किसी भी टेरिटरी का, एम्पायर्स का ट्रेड रूट बनाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दैट वे द गुड्स ट्रेडेड विल ग्रो इन क्वांटिटी एंड वेराइटी एंड मोर ट्रेड मीन्स मोर डेवलपमेंट। ठीक है, इनकम फॉर द प्रोड्यूसर एंड इंक्रीज टैक्स कलेक्शन फॉर द रूलर। लाइक अगर ज़्यादा सरप्लस चीज़ें का प्रोडक्शन होगा तो उतना ही ज़्यादा ट्रेड होगा, अगर ट्रेड ज़्यादा होगा तो उससे कलेक्शन ऑफ टैक्स भी ज़्यादा आएगा। ठीक है,
तो इस वजह से ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है collection for the ruler. Returning to the case of ancient India, what would have been the traded goods? Like अगर हम ancient India की बात करें तो हम किन किन चीज़ों में ट्रेड करेंगे? तो हमने जैसे भी हमारे पास बहुत सारे लिटरेरी और आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम किन किन चीज़ों में डील करते थे, लाइक ट्रेड करते थे। वो थे मेन तो टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लग्जरी आइटम्स सच एज जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस एनिमल्स वेयर अमंग द मेन आइटम ऑफ ट्रेड। लाइक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ों का ट्रेड होता था वो कौन था? टेक्सटाइल। लाइक हमने कल भी बात की थी, सिल्क जो है कहाँ से दिखाया गया था स्टोरी में, जो ईरा है उसने क्या बताया था कि चाइना से क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हम चाइना से सिल्क का इंपोर्ट करते हैं। फिर स्पाइसेस, यानी जो हम साउथ इंडिया वाले एरिया से स्पाइसेस को परचेज करते, लाइक ट्रेड करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर लाइक वीट, राइस में जो भी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है उसको भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। लग्जरी आइटम्स सच एज जेम्स, लाइक जो डायमंड है और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनका भी, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक जो हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स थी उनका भी ट्रेड किया जाता था। और कुछ कुछ एनिमल्स का भी, लाइक हॉर्स, एलिफेंट, जिनका कुछ यूज होता था या फिर जिनको रॉयल लुक के लिए जब इंसान ट्रेड करते थे तो उसमें एनिमल्स भी, कुछ एनिमल्स भी इन्वॉल्व किए जाते थे। Sorry, all this brisk trade was not limited to India. Many Indians traveled towards distant countries by land and sea. Like जो ट्रेड था वो सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं था, अदर कंट्रीज के साथ भी था। और जो रूट था वो किसके थ्रू था? लैंड और सी के थ्रू। More often than not, traders were not just isolated individuals carrying out of their business. They soon understood the benefit of joining forces and creating guilds. अब जो ट्रेडर्स थे, जो पर्सन थे, वो उनको धीरे धीरे समझ में आ गया था कि अगर हम इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें कब होता है? जब हम ग्रुप्स में ट्रेड करते हैं, लाइक वो कोलैबोरेशन में करते हैं, जॉइंट फोर्सेस के थ्रू वो जब ट्रेड करते हैं, यानी अपनी एक ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं जिनको गिल्ड्स बोलते हैं और श्रेणीज भी बोला जाता है, उनके थ्रू उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो गिल्ड्स किसको बोलते हैं? पावरफुल एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, मनी लैंडर और एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको बोलते हैं एसोसिएशन। जैसे आज के टाइम में भी आप सुनते हो ना, वुमेन एसोसिएशन, फार्मर एसोसिएशन, तो वो जो उनके वेलफेयर के लिए अपनी एसोसिएशन, जो एसोसिएशन होती है, जो यूनियन होती है, वो अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है। As far as evidence show, a guild had and executive officers. जो गिल्ड होती है, जो एसोसिएशन होती है, उसका एक हेड होता है और कुछ उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ऑफिसर्स हु सपोज टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ एथिकल क्वालिटीज, जिनके अंदर अच्छी मॉरल क्वालिटी, एथिकल क्वालिटीज होती हैं। और जो दो चीज़ें थी जो इन गिल्ड्स को ज़्यादा रिमार्केबल बनाती हैं, मतलब जिनसे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। फर्स्ट क्या है? पीपल ब्रॉट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेटर्स। लाइक जो ट्रेडर हैं, जो पीपल हैं, वो क्या बनना पसंद कर रहे हैं? कोलैबोरेटर्स बनना पसंद कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मतलब अगर कोई एक किसी ट्रेड में काम कर रहा है तो दूसरा जो ट्रेडर है वो उसका दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाह रहा, इवन वो उसका कोलैबोरेटर बनना पसंद करने लगा है। किनकी वजह से? गिल्ड की फंक्शनिंग की वजह से। As they realized that sharing resources and information on market, supply and demand, workforce, etc.
वॉज टू एवरीवन्स बेनिफिट। लाइक अगर उनको अब बात करते हैं, अब उनको ये समझ में आ गया है, अगर हम वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को सोर्स शेयर करते हैं, किसके बेस पे, उनके मार्केट, सप्लाई और डिमांड, वर्क फोर्स, इनके लिए, तो उन सबको आपस में बेनिफिट होता है, एक दूसरे के लिए वो बेनिफिशियल प्रूफ होते हैं। सेकंड क्या था जो इनकी गिल्ड्स के इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा है कि एंशिएंट टेक्स्ट पुट इट कल्टीवेटर, ट्रेडर्स, हार्ट्समैन, मनी लैंडर्स एंड आर्टिशियंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स। लाइक जो ये गिल्ड होते थे, इनके पास इतनी अथॉरिटी होती थी कि ये अपने ग्रुप के लिए रूल्स बना सकते थे, अपनी कम्युनिटी के लिए रूल्स बना सकते थे, और इवन जो राजा होते थे, किंग होते थे, वो भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। इनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती थी रूल्स को क्रिएट करने के लिए। और राजा भी क्यों ही करेंगे, क्योंकि वो राजा को भी पता है ट्रेड को फ्लरिश होना है, उनका भी एम यही है। अगर ट्रेड फ्लरिश होगा यानी ज़्यादा फले फूलेगा तो क्या होगा, उनको ज़्यादा वहाँ से टैक्स कलेक्शन होगा, ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने को मिलेगा। और जो टैक्स है यानी रिवेन्यूज़ है, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो हर किंगडम की बैकबोन है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं गिल्ड्स spread over large parts of India and endured for centuries। ये बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पार्ट में, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में ये स्प्रेड हुए, लाइक गिल्ड्स बनना शुरू हो गए, और ये पूरे इंड्योर्ड फॉर सेंचुरीज, और इनकी एग्जिस्टेंस पूरे कई सेंचुरीज तक रही। Even after they ceased to exist formally, their spirit continued to influence India's trade and business activities। देखो अभी धीरे धीरे इनका फॉर्म होना कम हुआ था इवन गिल्ड्स का, लेकिन जो उनकी स्पिरिट थी यानी उनके जो थॉट थे, वो फिर भी इंडिया के ट्रेड को इन्फ्लुएंस यानी इफेक्ट करते रहे, बिजनेस एक्टिविटीज को। और इवन हमें अभी तक भी देखने को मिलते हैं, लाइक जो यूनियंस हैं वो समहाउ गिल्ड्स का ही कुछ चेंज्ड फॉर्म है। The institution of guild provide an excellent example of self-organizing ability of Indian society। यानी इन गिल्ड्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम जो कम्युनिटी थी, उसके जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी जो सोसाइटी थी उसमें सेल्फ ऑर्गेनाइज एबिलिटी थी, यानी वो खुद अपने आप को मैनेज कर सकते थे, जो कि आजकल हमें देखने को मिलता है। अब उसमें जैसे हम पुराने टाइम पे भी देखते हैं, बहुत सारी कमेटीज और काउंसिल्स मिलती हैं, और वो क्या करते हैं, इंडीड एन एनलाइटेंड रूलर वुड लेट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इफ द लोकल इंस्टीट्यूशन वर्क सेटिस्फैक्ट्री। अभी कह रहे हैं कि कोई भी एम्परर जब होता है, राजा होता है, इवन वो भी चाहता है कि पीपल खुद से ऑर्गेनाइज होके रहें, खुद से रूल रेगुलेशन सब अपना बना के कायदे से रहें, और वो जब तक अपने आप को रोकता है इंटरफेयर करने के लिए, जब तक अगर वो जो सोसाइटी है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो सही से काम कर रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो ही रूलर इंटरफेयर करता है, अदरवाइज वो उन्हें अपनी तरीके से काम करने देता है। अब हम बात करते हैं, ऑब्जर्व द मैप ऑफ द ट्रेड रूट, आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल फीचर्स दैट हेल्प द ट्रेड ट्रेवल अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट, व्हाट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन दोज रोड्स डू यू थिंक वर अवेलेबल एट द टाइम। देखो अगर हम ट्रेड रूट की बात करें तो सम इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, लाइक देखो ये हमारा उत्तर पर्थ है जो पर्पल कलर से डिनोट किया गया है, और ये साउथ की तरफ आता हुआ उज्जैनी कौसुम्बी के थ्रू येलो में ये हमारा दक्षिण पथ है, और ये जो रेड वाला है ये भी कुछ मेजर पॉइंट्स को जोड़ता हुआ अदर पथ है, अदर वेज है। ठीक है, देखो हमें पता है ये लैंड वाला एरिया है, तो मोस्टली जो रोड्स हैं उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है अदर कंट्रीज के साथ, तो सी रूट से होता था, यहाँ पे मोस्टली ट्रेड किसके थ्रू होगा, रोड के थ्रू होगा, और ऑलमोस्ट सारा ही पार्ट इंडिया का कवर किया गया है इस इन डिफरेंट रूट्स के थ्रू। अब बात करते हैं द राइज ऑफ मगधा। अब हमने स्टार्टिंग में ही, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कल वाली स्टोरी में देखा था कि जो बच्चे हैं भविष्य एंड ध्रुव, वो कहाँ लैंड होते हैं, वो पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र किस क्या है, वो मगधा की
कैपिटल सिटी है, और वो बहुत ही फ्लरिश दिखाई गई, और ये बताया गया कि उनका एरिया बहुत बड़ा है, कि वो एक एम्पायर है। तो एकदम से जो मगधा है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि महाजनपद में एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद है जिसका नाम है मगध। तो वो एम्पायर कैसे बना? द पीरियड बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी BCE, यानी अगर हम देखें, कॉमन एरा हमारा 0 से स्टार्ट किया, अभी हम कॉमन एरा में हैं 2025 CE में, उससे 400 to 600 पहले की बात है। अगर हम बात करें आज से अराउंड 3100 ईयर्स से पहले की बात है, उसके टाइम में क्या हुआ था, वन ऑफ द प्रोफाउंड चेंज इन, तो नॉर्थ इंडिया में, यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें काफ़ी प्रोफाउंड चेंज हुए। प्रोफाउंड मतलब जिनको बहुत ही ईजिली मेजर कर सकते थे, बड़े बड़े चेंज हुए, बहुत ज़्यादा चेंज हुए। और हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था 16 महाजनपद में, तो उसी में सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट में क्या था, मगधा एक महाजनपद था, जो अगर हम आज की बात करें तो प्रेजेंट डे में बिहार और उसके साइड वाले एरिया हैं। दे रोज इन इम्पोर्टेंस एंड सेट द स्टेज फॉर द फ्यूजन ऑफ मेनी किंगडम्स। देखो, फ्यूजन ऑफ मेनी किंगडम्स यानी बहुत सारे किंगडम्स मिलके क्या बना, एम्पायर बना। ये फर्स्ट इंडिया का सबसे फर्स्ट एम्पायर था। पावरफुल अर्ली किंग्स सच एज अजातशत्रु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग मगधा एज अ डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर। कुछ कई सारे इनके जो पावरफुल राजा थे, उन्होंने इस पे काम किया। जो एग्जिस्टेंस में जिसका नाम ज़्यादा है बिगनिंग में, वो क्या नाम था, अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु। ठीक है। टू ऑफ द मोस्ट फेम्ड रिलीजियस फिगर। हाँ, अभी इसमें यहाँ पे बताया गया है जो कि 4 to 600 BC का टाइम है, उसी टाइम में हमें दो रिलीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? एक सिद्धार्थ गौतम द्वारा बनाया लाया गया बुद्धा, जो जिसको बुद्धा के नाम से जाना जाता था, मतलब बुद्धिज्म। एंड भगवान महावर्धनम के थ्रू क्या आया था, भगवान महावीरा के थ्रू जैनिज्म। ये दोनों ही यहाँ पे किंग अजातशत्रु के टाइम हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी टीचिंग्स हम 6th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम अपने मगधा वाले पॉइंट पे ही। ये कहाँ पे है, गंगा प्लेन्स में। हमने देख ही लिया है, इसकी लोकेशन है प्लेन्स एरिया में है। तो यहाँ की लैंड फर्टाइल है, फॉरेस्ट है जिनसे टिम्बर मिलते हैं, एलिफेंट भी पाए जाते हैं, आयरन मिलता है यहाँ की हिल्स के में। और जो यहाँ की पहाड़ी एरिया है, जो थोड़ा सा हिली एरिया है, उसमें आयरन मिलता है, जिसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नए नए एग्रीकल्चरल टूल बनाए जाते हैं और वारफेयर के लिए वेपन्स भी बनाए जाते हैं। जो आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स इन फ्रॉम द nearby hilly regions proved crucial for the expansion of the kingdom। अब ये कहते हैं जैसे फर्टाइल लैंड होना, टिम्बर और सब कुछ मिलना फॉरेस्ट से, और इवन एनिमल्स लाइक एलिफेंट का मिलना, ये तो है ही है। इनके साथ साथ जो यहाँ के हिली एरिया से आयरन ओर, यानी जो आयरन है वो अपनी क्रूसियल फॉर्म में मिलता है, जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म में यहाँ मिलता है, और कुछ अदर मिनरल्स भी हैं उनको जो इस एरिया में मिलते हैं, वो क्या है, किसी भी इस एरिया के यानी इस किंगडम के एक्सपेंशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था आयरन से क्या क्या बनाए गए, बहुत सारे वेपन्स बनाए गए जिनके थ्रू आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। दूसरा, नए कई बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए, टूल्स बनाए गए, जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हुए। जैसे जो आयरन प्लग्स थे उनके थ्रू लैंड को टिल करना, मतलब इक्वल करना, उसमें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट स्टेप्स करने में ईजी रहा। और जो शार्पर और जो ये वेपन थे आयरन के बने हुए, क्या थे, शार्पर और लाइटर, स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्मी, जिसके आर्मी की भी कैपेबिलिटी बढ़ी थी, कैपेसिटी बढ़ी थी। अब हम बात करते हैं, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना बस बुक में ये है कि पॉइंट बीच बीच में कनेक्टिविटी कम करते हैं। देखो, अब ये जो पिक्चर दी गई है यहाँ पे, ये सांची स्तूपा के एक पैनल पर एक ये ऐसे पिक्चर बनी है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक
जैसे ये जो सोल्जर्स हैं ये एलिफेंट और हॉर्सेस के थ्रू, जो हमारी राइट साइड में देखो जो पिक्चर है यहाँ पे, ये एक ऐसे लगता है ना कि एक आर्मी है, सोल्जर्स हैं जो हॉर्सेस पे एलिफेंट पे ये जा रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ जा रहे हैं? बैटल के लिए कुशीनारा में जा रहे हैं, जो कि आज के दिन कुशीनगर है और जो नॉर्थ इंडिया में ही है। और ये यहाँ किस लिए जा रहे हैं? यहाँ से जो ये अपना कुछ बुद्धा के रेलिक्स के लिए जा रहे हैं, और जब ये यहाँ से विन करके लाइक उन्होंने यहाँ पे बैटल की है और फिर ये जो विन करके इस एरिया में आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे एक देखो, ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये जो है ये बुद्धा के कुछ रेलिक्स को लेके भी आए हुए हैं और जिनको एक एलिफेंट के ऊपर कैरी किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और एक कवर भी दिख रहा है ना आपको, एक कवर लगाया गया है, एक ऐसे कैप जैसी सी भी दिख रही है यहाँ पे। अगर हम अब इसके बारे में कुछ बताया गया, टेक अ क्लोज लुक ऑफ द पैनल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेपन यू कैन आइडेंटिफाई, यूजेस द आयरन कैन यू मेक, लाइक आयरन से आप क्या क्या टूल्स बना सकते हो, ये तो हमें पता ही है, स्वॉर्ड्स बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस, स्वॉर्ड्स, अदर बहुत सारे टूल्स हम बना सकते हैं। और द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पैनल पैरासोल जैसे छत्र इज कैप्ड ओवर द कैस्केट कंटेनिंग द बुद्धाज रेलिक्स, यानी जो एक कैस्केट में यहाँ पे जो बुद्धा के रेलिक्स रखे गए हैं, ठीक है, उसको कवर क्यों किया गया है ये पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों कवर किया गया है? तो हो सकता है वो मे बी प्रेस्टीज, लाइक उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए ऐसा किया जाता है, लाइक उनको कवर किया गया मेन तो, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी मान लो अगर बारिश वारिश आ जाती है या फिर कुछ भी रास्ते में ऐसा होता है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। अब हम दोबारा से वो एम्पायर वाले पॉइंट पे हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हेल्प मिली है आयरन वेपन, आयरन टूल से और वेपन से, आर्मी भी फ्लरिश हुई, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग हुई, सॉरी। द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स अलाउड मोर पीपल टू फोकस ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अब सरप्लस फूड कैसे आया? जैसे अगर बेटर एग्रीकल्चर हुआ टूल्स की वजह से, आयरन टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर में थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। द प्रोडक्शन ऑफ द सरप्लस फूड ग्रेन्स अलाउड मोर पीपल टू फोकस ऑन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अब लाइक देखो, जो अगर वो टूल्स नहीं थे तो मान लो 50 आदमी या 100 आदमी जितना काम कर पा रहे थे, कुछ काम कर पा रहे थे, कुछ फूड ग्रो कर रहे थे, अब उससे कम आदमी लाइक उन टूल्स की हेल्प से ही हो सकता है जो लाइक जो काम 100 पीपल मिलके कर रहे थे वो 70 पीपल मिलके उस काम को निपटा रहे हैं, या जो काम 5 दिन में हो रहा था वो काम 4 दिन में हो रहा था, या जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गई थी। तो इसकी वजह से इंसानों को, जो पीपल हैं उनको थोड़ा टाइम मिल गया, जिसकी वजह से कुछ इंसान या कुछ पीपल या फिर वही आर्ट्स एंड क्राफ्ट पर भी फोकस हुए, ठीक है, विच वर इन डिमांड इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्परर बॉर्डर्स, और जिसकी भी उस आर्टिस्टिक डिजाइन्स की, आर्टिस्टिक मटेरियल की, लाइक हैंडीक्राफ्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द गंगा एंड सोन रिवर प्रोवाइडेड अ जियोग्राफिकल एडवांटेज फॉर द ट्रेड, यानी उस जियोग्राफिकल एरिया लाइक जो उसकी लोकेशन थी उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट मिल सकता था, वो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ फायदा। फ्लरिशिंग ट्रेड boosted the empire's income and contribute to the मगधा राइज। अब जैसे ज़्यादा ट्रेड करने के मौके मिल रहे हैं, ज़्यादा सरप्लस चीज़ें ग्रो कर रही हैं, तो इससे क्या हुआ, एम्पायर की इनकम बढ़ी और जो मगधा है एज ए एम्पायर कंट्रीब्यूट, उसको एम्पायर बनाने में इन सब चीज़ों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। Around the 5th century BCE, Mahapadmananda rose in the prominence in the Magadha and founded the Nanda dynasty. अब जैसे हमने पढ़ा था पहले अजात शत्रु, तो ऐसे ही आगे सक्सेसर्स में लाइक उसकी एक महापद्मानंदा इस डायनेस्टी का प्रोमिनेंस हुआ, मतलब राजा बना, और उन्होंने इसको अपना नाम दिया नंदा डायनेस्टी।
He successfully unified many smaller kingdoms and extended his empire across parts of eastern and northern India. अब इसने भी और ज़्यादा इसका एरिया अपने एम्पायर को बढ़ा दिया. इवन ईस्ट वाले एरिया में, लाइक जो असम वाला एरिया है, सेवन सिस्टर वाला एरिया, उसकी तरफ भी बढ़ाया. इवन उसने यूपी की तरफ भी, अपना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इस तरफ भी इसकी ग्रोथ करना शुरू कर दिया. As the economy thrived, he began issuing coins. अब जैसे इकोनॉमी बहुत बढ़ गई थी तो इसने क्या करना शुरू कर दिया था, महापद्मानंदा ने अपने कॉइन्स को इशू कर दिया, लाइक अपनी करेंसी इशू कर दी. ठीक है, तो he began issuing coins डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज इकोनॉमिक पावर, यानी अपनी पावर दिखाने के लिए उसने अपने कॉइन्स को इशू किया. और वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम ग्रीक अकाउंट दैट द नंदा डायनेस्टी मेंटेन अ लार्ज आर्मी. और जो ग्रीक के हमें कुछ रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं, जो ग्रीक विजिटर्स ने, ट्रेवलर्स ने लिखे थे, उनसे हमें पता चलता है कि जो नंदा डायनेस्टी थी इसके पास बहुत ही बड़ी आर्मी इसने मेंटेन कर रखी थी. ठीक है, नंदा डायनेस्टी में भी अलग अलग रूलर बने. ऐसे ही इनका एक रूलर आया जिसका नाम था धनानंदा. इसने इसको कि इस डायनेस्टी की मट्टी पलीत कर दी, लाइक इसको स्पॉइल कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया. ये लास्ट एम्परर था. ही बिकेम हाईली अनपॉपुलर. ही ओप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड हिज पीपल. इसने लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी करना शुरू कर दिया, लाइक एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. और ये बहुत ही अनपॉपुलर राजा बना, मतलब लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. This paved the way for the Nanda Empire to be conquered and absorbed into what would become one of the largest empires India ever know, the Maurya Empire. यानी इस जो ये था धनानंदा, इसकी अनपॉपुलैरिटी ने ऐसा एक वो रास्ता बनाया, पेव किया, मतलब एक ऐसी सिचुएशन ला दी जिसमें ये किसी दूसरे राजा ने इसको कॉन्क्योर कर लिया और एक ऐसे एम्पायर के फॉर्म में बनाया कि वो हिस्ट्री का, इंडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर माना गया. यहाँ पे पाणिनि जी के बारे में बताया गया है, हम देख लेते हैं एक बार. जैसे जो धनानंदा है उसी के टाइम पे एक संस्कृत ग्रामेरियन हुए हैं जिनका नाम पाणिनि था, और पाणिनि जी थे, और ये नंदा डायनेस्टी के टाइम पे थे. इन्होंने अष्टधाई नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें 8 चैप्टर थे जो कि संस्कृत में लिखी गई है, और इसके अंदर 3996 शॉर्ट सूत्राज हैं. सूत्राज अगर हम बात करें तो ऐसे फॉर्मूलाज काइंड होते हैं. देखो, conscience carefully crafted phrases that capture knowledge and important ideas. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है जो इजी रहते याद करने में, ऐसे छोटे छोटे कंसाइंस करके बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रेजेस बनाई गई थी जिनको याद करने में थोड़ी हेल्प मिलती है. अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी, लाइक एक छोटा सा कंटेंट बीच में ला दिया है, जो कि हमें अभी मौर्यन एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है. मगधा का हमने देख लिया, फिर हमने अजातशत्रु द्वारा बनाए गए डायनेस्टी को भी देख लिया. उसके बाद जो लेटर ऑन जब नंदाज ने वहाँ पे काम किया और लास्ट में जो धनानंदा था उसने उस एम्पायर को बिल्कुल खत्म कर दिया. उसके बाद मौर्यंस आए और मौर्य एम्पायर के नाम से वो फेमस हो गए. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा उनके बीच की स्टोरी है, लाइक जो मौर्यंस थे वो थोड़ा सा नॉर्थ, इसकी एक स्टोरी है, लाइक ये हम नॉर्थ में ज़्यादा थे. ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, लाइक जो पंजाब की तरफ से एरिया था, वहाँ से ग्रीक एंटर कर गए इंडिया में. वहाँ से कौन एंटर कर रहा था? ग्रीक एंटर कर रहे थे. उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अराइवल ऑफ द ग्रीक. वाइल इवेंट्स अनफोल्डेड इन मगधा, जब ये मगधा में सारी चीजें हो रही थी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, यानी जो हम ईस्ट वाले पार्ट में थे कंटिनेंट के, व्हाट वाज हैपनिंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन. तो जब मगधा की ये सारी चीजें किस पार्ट में हो रही थी? इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में. तो उसी टाइम जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है हमारा, जो कि थोड़ा पंजाब गुजरात इधर वाला जो बॉर्डर है, वहाँ पे क्या चल रहा था? देयर वाज होम टू स्मॉलर किंगडम. वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे और जो कनेक्ट कर रहे थे मेडिटेरेनियन से.
और among them according to Greek accounts were the Purvas लेड बाय देयर किंग पोरस। वहाँ पे पोरस किंग था वहाँ पे, जो कि ग्रीक अकाउंट्स ने उनके बारे में लिखा हुआ है, यानी ग्रीक जो राइटर्स थे उन्होंने, ट्रैवलर थे उन्होंने उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो अगर हम बात करते हैं इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में तो मीनवाइल वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे अलेक्जेंडर की एंट्री हुई। वहाँ पे हमने देखा पोरस में क्या था, पंजाब की तरफ वहाँ पे पोरस राजा था। अब यहाँ से ये देखो एक यंग सा राजा, एक सिर्फ 32 ईयर का, 32 ईयर में तो उसकी डेथ ही हो गई थी, उससे पहले एक अलेक्जेंडर नाम का एक यंग एंड पावरफुल ग्रीक कम फ्रॉम Macedonia campaigned against the Persian Empire to avenge earlier Persian invasion of Greek, during which some Indian soldiers from the Persian ruled northwest of the India fought against Greek। यानी वहाँ पे कुछ आर्मी ग्रीक्स के खिलाफ वहाँ लड़ी भी, ठीक है, लेकिन जो अलेक्जेंडर था उसने पर्शियन एम्पायर को कॉन्क्योर कर लिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर स्प्रेड, और अपना कल्चर वहाँ पे स्प्रेड करना शुरू कर दिया। His empire now spread over 3 continents, one of the largest in the world। और इसने जो अलेक्जेंडर है उसने अपना यहाँ पे एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट में हैं तो इसने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपने एम्पायर को बढ़ाया, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा है। ठीक है, और देखो कितना ब्रेव रहा होगा, यानी ये मैं जब ये पता चला था, हमने पढ़ा कि 32 ईयर्स में तो इसकी डेथ भी हो गई थी, उससे पहले इसने इतने बड़े बड़े काम किए, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और पावरफुल ग्रीक किंग था ये। जो ये था अलेक्जेंडर, इसका एक फंडा था, ये क्या करता था, ये एरियाज को कॉन्क्योर करता था और अपनी ही आर्मी से अपने ही किसी ऑफिसर को स्ट्रैप्स के फॉर्म में वहाँ पे उस प्लेस का गवर्नर, उस प्रोविनेंसिस मतलब उस एरिया का गवर्नर बना देता था। मतलब एज ए किंग नहीं, मतलब उसके पास ऐसी पावर होती थी किंग की तरह, बट उसको किंग नाम नहीं देता था, ये क्या बोलते थे उसको, स्ट्रैप्स बोलते थे। The steps were governors of provinces of Persian and Greek Empire who were left behind by the overlord like Alexander to manage the far off territories। यानी जो दूर दूर की टेरिटरीज को, अब अलेक्जेंडर मान लो किसी टेरिटरी में जाके बैठ जाएगा तो वो आगे उसके ग्रोथ इतना स्पीड अप नहीं कर पाएगा ना, उसको मैनेज करने में उसे दिक्कत आएगी। लाइक वो क्या कर रहा था, जो जो एरिया कॉन्क्योर कर लिए थे उनमें अपने स्ट्रैप्स को बिठा दिया था कि ठीक है भैया आप इसको मैनेज करो, और वो कम्युनिकेशन सबका इनमें चलता ही रहता था डिफरेंट मोड्स के थ्रू, और वो क्या करते थे, वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता था। दीज स्टेप्स हैड सिग्निफिकेंट पावर एंड फ्रीडम डिस्पाइट बीइंग मेयर ऑफिशियल्स ऑफ द रूलर्स। मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि नाम के रूलर जो ऑफिशियल थे, यानी जो रूलर है, जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर है, उसने इनको सिर्फ रूलर बना के छोड़ दिया है, कहने को राजा बन गए लेकिन इनके पावर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं था, इनके पास काफी पावर भी थी और कुछ फ्रीडम भी थी कि इस तरह के डिसीजन आप अपने उन पे ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, why do you think Alexander wanted to rule over the entire world, what would he have gained from it। अब ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो अलेक्जेंडर है वो पूरे वर्ल्ड पे क्यों राज करना चाहता था। अब आप देखो इतनी यंग एज थी, रूलर तो ऐसे तो था नहीं कि वो किसी एम्पायर में किसी एरिया में बैठ के एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, वो तो हार्ड वर्क करते ही जा रहा था, आगे आगे लड़ते ही जा रहा था। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है, तो हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के छोर तक जाना चाहता था, कि वो इस तलाश में ही था कि ये दुनिया कहाँ खत्म होगी, और जहाँ खत्म होगी वहां तक उसकी ब्रेवरी के ही कारनामे हो, यानी वो सब सारी चीजों को कैप्चर करना, जीतना चाहता था। ठीक है, when after the battle Alexander asked Porus how he wished to be treated, Porus answered like a king। Alexander then left Porus at the head of his kingdom as traps। देखो जब अभी हमने बात की थी, जो पोरस राजा को उन्होंने हराया था अलेक्जेंडर को ने,
पोरस को हरा दिया था पंजाब में, फिर उनको पूछा था कि आप क्या चाहते हो, आपको मैं कैसे ट्रीट करूँ, तो उन्होंने कहा कि किंग की तरह ट्रीट करो। तो उन्होंने अलेक्जेंडर ने क्या किया, उसको वहाँ का हेड ही बना दिया था उस किंगडम का, और ये कहा था आप भी एज ए हमारे स्ट्रेप्स की तरह काम करोगे, लाइक उसको भी एज ए स्ट्रेप वहाँ पे छोड़ दिया था। इससे ये पता चलता है कि जो अलेक्जेंडर है वो भी काफ़ी लाइक वो अपने जो स्ट्रेप्स हैं या अपने अंडर में है पीपल, उनको ऐसे लेट डाउन नहीं करना चाहता था, या ऐसे निर्दयी नहीं था वो। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये 327 से 325 BCE अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर वॉज ईगर टू रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर पुश्ड on further east and brought its campaign to India, defeated Porus in Punjab, encountering fierce resistance from local tribes and rulers. Marquis the मैस्क्रेड द पॉपुलेशन ऑफ सेवरल सिटीज, यानी बहुत सारी सिटीज की पॉपुलेशन को मैस्केर कर दिया, मतलब बिल्कुल ऐसे मार काट कर दी वहाँ पे। ग्रीक रिकॉर्ड्स मेंशंस दैट इन अ फ्यू बैटल्स वुमेन फॉट साइड बाय साइड विद द मैन। अब ये बताते हैं कि जो ग्रीक्स हैं उन्होंने अपने कुछ रिकॉर्ड्स में बताया है कि जो विमेन थी वो भी मैन के साथ साथ अलेक्जेंडर से उन्होंने फाइट की थी। अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वॉज सीरियसली वुंडेड इन अ बैटल, एक लड़ाई में वो बहुत सीरियसली बीमार भी हो गया था। टायर्ड एंड होमसिक हिज सोल्जर्स लॉस्ट द विल टू फाइट एंड रिफ्यूज टू मूव डीपर इनटू इंडिया। वो बिल्कुल टायर हो गए थे और घर से भी बहुत टाइम से बहुत दूर थे, तो इसकी वजह से उसके जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्होंने तो अपनी विल पूरी ही ख़त्म कर दी थी, और लड़ाई करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और मना कर दिया था कि अब हम इंडिया में और डीप नहीं जाने वाले। उन्होंने देखा कि जो मेन थे उनके साथ साथ वीमेन ने भी खड़े होकर उनके साथ फाइट की थी। Towards the Ganga river, the Alexander and part of his army retreated to Persia, but through the coastal route in the south and Iran's harsh desert regions, resulting in heavy losses to his troops out of thirst, hunger and disease. अब जो ये अलेक्जेंडर था ये आगे तो बढ़ा, लेकिन कौन से रूट के थ्रू, कोस्टल एरिया के रूट के थ्रू। ठीक है, उसकी वजह से जो इसके आर्मी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जो इसके सोल्जर्स थे वो थर्स्ट, हंगर और डिजीज की वजह से बहुत सारे सोल्जर इसके मारे गए थे। अब ये बैक इन पर्सिया, अलेक्जेंडर फेस रेबिलियन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल आफ्टर ही, उसको यहाँ पे पॉलिटिकल और क्या ऐसे अगेंस्ट इसके साथ मतलब लड़ाइयों का फेस करना पड़ा था। आफ्टर ही फेल, उसके बाद ये बीमार हो गया एंड डाइड इन बेबीलोन एट द एज ऑफ 32। His immense empire was soon divided between his generals and the Swaps who created their own kingdom. अभी 32 की एज में तो इसकी डेथ हो गई थी, और जो इसका इतना बड़ा एम्पायर था वो इसके स्ट्रैप्स ने और इसके जो जनरल्स थे, गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने उसमें डिवाइड कर लिया था, मतलब उसको बांट लिया था, और वहाँ के वो किंगडम बन गए थे, सॉरी राजा बन गए थे अपने अपने एरिया के। अब देखो यहाँ पे जब इंडिया में अलेक्जेंडर आया था तो वो यहाँ के जो सेज से थे उनसे वो मिला। अलेक्जेंडर ने अपनी एक ग्रीक बुक से, लिटरेचर से हमें कुछ सोर्सेस मिलते हैं जिसमें अलेक्जेंडर ने जो इंडियन सेज हैं यानी जो इंडियन गुरु महात्मा थे उनको जिम्नोसोफिस्ट बोला था, जिसका नाम है जिसका मतलब होता है नेकेड फिलोसफर। हो सकता है उन्होंने इसको इसलिए बोला हो कि वो बहुत ही कम कपड़े पहनते थे। देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों रिलीजन उस टाइम थे, ठीक है। तो जैनिज्म में है कि जो जैन साधुज होते हैं, सागाज होते हैं, सेजेस होते हैं, वो कम कपड़े पहनते हैं, तो हो सकता है उनसे मिलके उन्होंने उनको नेकेड फिलोसफर बोला हो। हु वर रिनोड फॉर देयर विजडम, जिनको अपनी विजडम ज्ञान के लिए जाना जाता है। अलेक्जेंडर चैलेंज दैम विद ट्रिकी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रिडल्स, अलेक्जेंडर ने उनसे कुछ ऐसे रिडल्स वाले क्वेश्चन किए थे और ये बोला था अगर आप इनको करेक्ट आंसर दोगे
तो आप अगर आप इनका रॉन्ग आंसर दोगे तो मैं आपको मार दूंगा, लाइक आपको डेथ, आपकी डेथ कर दी जाएगी। तो जो जिम्नोसिफिस्ट थे, जो सेजेस थे, उन्होंने बहुत ही ध्यान से, कामली, शांति से और दिमाग से उनका आंसर दिया था, और वो सारे लाइक छोड़ दिए गए थे। उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, जैसे अलेक्जेंडर ने पूछा विच इज स्ट्रोंगर, लाइफ और डेथ, तो उन्होंने बोला कि लाइफ। फिर उन्होंने पूछा हाउ कैन अ मैन बी मोस्ट लव्ड, कि किसी इंसान को कैसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इफ ही इज मोस्ट पावरफुल एंड येट डज नॉट इंस्पायर फेयर, अगर क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल है कोई इंसान एंड ये डज नॉट इंस्पायर फेयर, फिर भी वो फियर नहीं इंस्पायर कर रहा है लोगों को, केम द रिप्लाई परहैप्स एज अ हिंट टू द माइटी रूलर। इससे ये लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा दयालु माइटी रूलर तो था, ठीक है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो ये हैं सेजेस हैं ये इंटेलिजेंट भी हैं। और इससे जैसे इन्होंने इस इंडियन सेजेस के कन्वर्सेशन की, उनका रिटन एविडेंसेस हमें ग्रीक ट्रेवलर्स की बुक्स में मिले हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफीज का क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। हिस्टोरियन व्यू सच एक्सचेंजेस एज अ मीटिंग ऑफ टू ग्रेट ट्रेडिशंस, ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज के मिक्सिंग हुई, इससे मतलब जो थॉट है उनका एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अब ये मौर्यास के बारे में, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मौर्यास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये मौर्यास की तो बिगिनिंग भी नहीं हुई है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वाली वीडियो, तो इसलिए मौर्यास के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैप्टर फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं अगर आपने कवर नहीं किया है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हो गई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। जब तक आप अपने स्टडी करते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 3 में।